नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण आयामों पर बात की थी। हमने वर्णमाला को बांटकर देखा था 3 भागों में, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। फिर हमने स्वरों की चर्चा की थी कि किस प्रकार से स्वरों को हम बांटकर अलग अलग उसके प्रकार देख सकते हैं। फिर हमने अयोगवाह पर बात किया और उसके पश्चात हमने व्यंजनों को देखा था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इसे हम बांटकर पढ़ सकते हैं। हमने सभी परिभाषाएं देखी थी, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देखे थे। यदि अभी तक आपने वो दोनों वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर चेक कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम हिंदी वर्णमाला के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। हम देखेंगे शुरुआत से ये अपेक्षाकृत थोड़े सरल क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जब इसका 25 क्वेश्चन और आएगा जो दूसरा पार्ट होगा, वहाँ पर हम इसके नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे जो आपके टफेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से, वो सब हम उसमें कंप्लीट करेंगे। आज के वर्णमाला में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आने वाला जो वीडियो रहेगा वो इसी का नेक्स्ट लेवल रहेगा, मतलब एक लेवल अप रहेगा। तो आज का वीडियो ये शुरू करते हैं, देखते हैं कौन 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कौन कौन से हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि जब आप परीक्षा दिलाने जाएँ तो ये आपसे आसानी से बन जाए। इस वर्णमाला के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने अपने वीडियो में करवाया है। यदि अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें और उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो कम हो सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर पूछा गया है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे स्वर को किन किन रूपों से बांट कर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ए 1 प्रकार के, 2 मतलब बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के और डी 4 प्रकार के। तो यदि हम जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को बांटें और उनके प्रकारों की चर्चा करें तो इस प्रकार से हम उसे 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। स्वरों को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। आपका आंसर होगा सी 3। यदि मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं यहीं पर, तो जीभ के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट कर देखते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वर जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें कि अग्र स्वर क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से स्वर को शामिल किया जाता है, तो ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका उच्चारण हम जीभ के अग्र भाग से करते हैं, आगे के भाग से करते हैं, तो उन्हें हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम छोटा ई, बड़ी ई, ए और ए को रखते हैं। वहीं हम मध्य स्वर की बात करें या इन्हें केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, तो ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका उच्चारण हम जीभ के मध्य भाग से करते हैं उन्हें मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसमें हम केवल छोटे अ को रखते हैं। उसके पश्चात यदि पश्च स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा अ, उ, बड़ा उ, ओ और औ को रखा जाता है। इस प्रकार से हम जीभ को 3 भागों में, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ और लुंठित है। देखिए 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, आपके एक साथ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो अंतस्थ है कि व्यंजन कैसा होना चाहिए, अंतस्थ होना चाहिए, और दूसरा उसी में क्वेश्चन है कि वो लुंठित भी होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है ए य, बी र, सी ल और डी व। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो अंतस्थ भी हैं और लुंठित भी हैं। जहाँ तक यहाँ पर चर्चा की जाए अंतस्थ व्यंजन की, तो हम देख सकते हैं कि य, र, ल, व यह चारों ही अंतस्थ व्यंजन हैं।
अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुख के बाहर नहीं आती है बल्कि मुख के अंदर ही स्थित हो जाती है, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चारों व्यंजन आपके सामने दिए हुए हैं, ये सभी आपके जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें से केवल एक व्यंजन ऐसा है जो कि लुंठित है, ठीक है। इनमें से केवल एक ही ऐसा व्यंजन है जो कि लुंठित है, तो वो आपको देखना है। यदि वो आप समझ जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है य, र, ल, व। तो इसमें से जो लुंठित व्यंजन है वो है र। तो बी आपका आंसर होगा कि बी आपके दोनों क्राइटेरिया को फूल करता है, जैसे कि व्यंजन अंतस्थ भी होना चाहिए और लुंठित भी होना चाहिए। तो ऐसा व्यंजन केवल एक ही है, र। तो र आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है पर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन है 11, 13, 16 या 12। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। CGPSC और व्यापम के द्वारा आंसर लिया जाता है 11, तो आपको भी आंसर लेना है 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। कुछ पुस्तकों में आपको 13 देखने को मिलती है, लेकिन ये याद रखिएगा 13 नहीं होती है। यदि हम इसमें अयोग वाह को भी शामिल कर देते हैं तब फिर स्वरों की संख्या जो है वो 13 होती है। यदि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि छोटा, बड़ा, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ओ, और री। ये 11 स्वर हैं जिन्हें हम हिंदी वर्णमाला के स्वर के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। आपको बताना है कि अनुस्वार और स्वर विसर्ग जो है वो शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं क्या, मतलब कि सामने लगाए जा सकते हैं क्या स्वरों से पहले, ठीक है। मतलब किसी भी शब्द के शुरू में, प्रारंभ में अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हो सकता है क्या, आपको ये बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है यह कथन सही है, बी है यह कथन गलत है, सी है अनुस्वार के लिए सही है और डी है विसर्ग के लिए सही है। तो यदि आपने अयोगवाह वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको पता होगा कि अनुस्वार और जो विसर्ग हैं वो हमेशा व्यंजन या स्वर के बाद ही प्रयुक्त होते हैं, और चूँकि ये बाद में प्रयुक्त हो रहे हैं इसीलिए कई लोग इन्हें स्वरों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये मात्रा के जैसे रूप में आते हैं, इसलिए इन्हें हम कई बार स्वरों की श्रेणी में भी रखते हैं। तो इस यदि क्वेश्चन की बात करें कि अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं, तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा, आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये बाद में प्रयुक्त होते हैं, स्वर या व्यंजन के बाद लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं उसी प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन के बारे में। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है आपसे कि वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में। यदि हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 26, 28, 56 और 52 इनमें से क्या हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो यहाँ पर जो वर्णों की संख्या है वो होती है 52। ये मैंने आपको बताया था कि इसे हम 3 प्रकार से बांट कर देख सकते हैं। 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 39 जो है वो आपके व्यंजन होते हैं। लेकिन 39 आपका आंसर नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है ये आपको मैंने वीडियो में बताया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए कि हम 39 आंसर क्यों नहीं लेते हैं व्यंजन के संख्या का, उसके जगह हम 33 आंसर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या यदि देखी जाए तो 52 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है छठवें क्वेश्चन में कंठव्य स्वर कौन सा है। सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
ई और बड़ा ई, ऑप्शन बी है अ और बड़ा आ, सी है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और डी है ओ और औ। तो कंठव्य स्वर क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता है वे कंठव्य स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो दो स्वर हैं वो हमारे कंठव्य स्वर के अंतर्गत आते हैं, अ और आ। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अ और आ। ये है आपके कंठव्य स्वर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासिक के व्यंजन कौन सा है? वर्गीय वर्ण का पहला वर्ण, वर्गीय वर्ण का दूसरा वर्ण, वर्गीय वर्ण का पांचवा वर्ण और वर्गीय वर्ण का तीसरा वर्ण। ठीक है, नासिक के व्यंजन कौन सा है ये पूछा गया। पहले तो ये समझ लीजिए कि नासिक के व्यंजन होते क्या हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो नाक से अधिक निकलती है वे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वर्गीय वर्ण का पांचवा वर्ण। वर्गीय वर्ण क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको व्यंजन पढ़ते समय बताया था कि हम व्यंजनों को वर्गों में बांटकर देखते हैं। 5 प्रकार के वर्ग हमने देखे थे, और इन सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, सभी वर्णों का वर्गों का जो हमने वर्ग बांटे हैं 5, इन सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण होगा वो नासिक के वर्ण होता है। ठीक है, ये आप वर्णमाला वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन में, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर क्या लेता है व्यापम, वो महत्वपूर्ण है। वैसे यदि आप काउंट करेंगे तो अलग आता है, लेकिन आंसर जो व्यापम लेता है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। ऑप्शन ए है 34, बी है 32, सी है 33 और डी है 38। तो व्यापम द्वारा जो आंसर लिया जाता है वो है सी, 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 33। वैसे यदि आप काउंट करने जाएंगे तो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 39, लेकिन आपको आंसर लेना है 33। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है। यदि आप चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं, व्यंजन वर्णों की अलग से वीडियो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा, प्रकंपी वर्ण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए अ, बी श्र, सी ढ और डी र। प्रकंपी वर्ण क्या होते हैं पहले आपको ये जानना पड़ेगा। प्रकंपी वर्ण ऐसे वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण में आपकी जीभ्या में या आपकी जीभ में कंपन उत्पन्न होता है, वे वर्ण कहलाते हैं प्रकंपी वर्ण। तो ऐसे वर्ण कौन से हो सकते हैं? तो ऐसा एक ही वर्ण होता है जो है आपका ऑप्शन डी, र। ठीक है, र को हम प्रकंपी वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, द्विगुण व्यंजन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए ड ढ, बी ज्ञ श्र, सी ड ढ और डी त थ। तो आपको पता है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन सी, ड और ढ। यदि आपको इसकी पूरी डिटेल जाननी है तो आप मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी डिटेल बताई हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, बी है ई, बड़ा ई, च वर्ग, य और र, सी है आ, प वर्ग, य और श, डी है ई, च वर्ग, य और श। तो तालव्य ध्वनियाँ क्या होती है पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हम तालु से करते हैं या आपकी जीभ्या से होता है। तालु जीभ्या का पिछला भाग होता है। यदि उस स्थान से आपके वर्णों का उच्चारण हो रहा है तो वे वर्ण या वे ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? तालव्य ध्वनियाँ। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं तो हम पाएंगे कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा, देखिए पहला ऑप्शन इसलिए गलत होगा कि इसमें अ और अ का प्रयोग किया गया है, और अ कैसी ध्वनि है मैंने आपको पहले ही बताया, कंठव्य ध्वनि है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे में देखें कि ई, च वर्ग, य और र, इसमें एक प्रकंपी जो वर्ण मैंने आपको बताया र,
इसका प्रयोग किया गया है और ये तालव्य ध्वनि नहीं है। र जो है वो अंतस्थ ध्वनि है, तालव्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, और वहीं पे ऑप्शन सी देखते हैं तो यहाँ पर फिर से अ और आ का प्रयोग मिल जाता है, जिसके कारण हम इसे तालव्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं रख सकते क्योंकि ये तो कंठव्य ध्वनि है। ऑप्शन डी की बात करें, ई, बड़ा ई, च वर्ग, य और श, तो इसमें जो आने वाले सभी वर्ण हैं वे आपकी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण जो है तालु से होता है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, तालव्य ध्वनियाँ। इस प्रकार से आपका 11वां क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संघर्षी एवं अलिजीव्य व्यंजन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है षटकोण का सा, बी है सरल का सा, सी है ह और डी है शक्कर का सा। इस प्रकार से आपके पास चारों ऑप्शन है। आप बताएं कि संघर्षी और अलिजीव्य व्यंजन कौन सा है। यदि मैं इसके परिभाषा की बात करूं तो संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण में आपके वायु, मुंह से निकलने वाली जो वायु है वह अंदर घर्षण पैदा करती है, जिसके कारण ऊष्मा निकलती है, तो वे संघर्षी कहलाते हैं, क्योंकि संघर्ष हो रहा है आपकी जीव्या और वायु के मध्य। इसलिए ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे, संघर्षी वर्ण कहलाएंगे। वहीं अलिजीव्या की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जीव्या से होता है वे अलिजीव्या कहलाते हैं। और इन दोनों को फुलफिल यदि कोई वर्ण करता है तो वो एक है ह। ठीक है, ह एक ऐसा वर्ण है जो कि संघर्षी भी है और अलिजीव्या भी है। बाकी श, श, ह, श ये चारों ही वर्ण जो है वो संघर्षी हैं, संघर्षी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अलिजीव्या केवल ह होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये आपका 11 था, 12वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है? इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर अनुस्वार हम कब लगाते हैं और अनुस्वार के को हटाकर यदि हमें किसी वर्ण का प्रयोग करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको ये जानना है कि इसका नियम क्या है तो आपको मेरी वीडियो को चेकआउट करना चाहिए। यदि हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है आपका पंक्ति, दूसरा ऑप्शन है आपका पंडित, तीसरा ऑप्शन है पंखा और चौथा ऑप्शन है 15। आपको ये बताना है कि हम जो अनुस्वार है यदि उसको हटा दें, ठीक है, और फिर हमें ण लिखना है तो हम कहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पंडित। पंडित में यदि हम अनुस्वार को हटा के ण का प्रयोग करें तो भी यह वर्तनी की दृष्टि से गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, 14वां क्वेश्चन। किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए है न और ण, बी है श और श, सी है य और वा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में भी स्वरों के जैसे ही वायु जो है वो निर्बाध रूप से बाहर निकलती है, लेकिन पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न नहीं होती। कुछ कम मात्रा में बाधा होती है और कम मात्रा में स्वतंत्रता होती है, इसलिए हम इन्हें स्वर न कहकर अर्धस्वर कहते हैं। यदि ये पूर्ण स्वतंत्र रूप से ये ध्वनि बाहर निकल आती तो हम इसे स्वर कहते, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं इसलिए हम इसे अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। और ऐसी दो ध्वनियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, य और व। आगे देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 4, बी 6, सी 8 और डी 10। तो आपको ये बताना है कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं मैंने आपको यह भी बताया था कि ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के भिन्न भिन्न दो वर्णों के आपसी मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं मैंने ये भी बताया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर वर्ण पूछा है, वर्ण पूछा है, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं ये पूछा है, ना कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपसे ये पूछा गया है। यहीं पर सारा खेल है
कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। तो यदि आपको संयुक्त वर्णों की संख्या लेनी है तो आप लेंगे सी, ऑप्शन सी 8। ठीक है, 4 स्वर वर्ण हैं जो कि संयुक्त कहलाते हैं और 4 व्यंजन वर्ण हैं जो कि संयुक्त कहलाते हैं। इस प्रकार से संयुक्त वर्णों की जो संख्या है वो 8 हो जाएगी। ये आपका 15वां क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। मात्रा किसे कहते हैं? ए, वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, बी, विराम चिन्हों को, सी, वर्णों में लगने वाले समय को, डी, उपयुक्त सभी को। तो मैंने आपको मात्रा की परिभाषा बताई है और यह बताया था कि वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है वो कहलाता है मात्रा। तो इस हिसाब से सीधे यहाँ पर परिभाषा से ही क्वेश्चन बन गया है। तो आपका आंसर सी जो है वो सही होगा कि वर्णों में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा कौन सा है? अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कौन से वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। पहले मैं ऑप्शन बता दूं आपको इसको। पहला है ए, ऑप्शन है आपका क और ख ध्वनि, बी है आपका क और या ध्वनि, सी है आपका ज और झ ध्वनि और डी है आपको ल और मा ध्वनि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अल्प प्राण क्या होते हैं और आपको यह बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो अल्प प्राण भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, पहला वाला जो होना चाहिए वो अल्प प्राण होना चाहिए और दूसरा जो जोड़ा होना चाहिए वो महाप्राण का होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले अल्प प्राण की बात कर लें। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास या वायु की मात्रा कम होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं और जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से वायु अधिक निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। यदि अल्प प्राण की बात की जाए तो सभी जो वर्ग हैं उनके पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो है वह भी जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। वहीं यदि महाप्राण की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन भी इसी के अंदर दिखाई देते हैं। तो आपको ऐसा जोड़ा यदि ढूंढना है तो आपको ऑप्शन में पहले ही दिख रहा है कि क और ख, पहला और दूसरा जो वर्ण आया हुआ है, ये पहला वर्ण जो है क वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है और ख जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, माफ कीजिएगा, सत्रहवां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, क और ख। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पर चलते हैं। आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए अम, बी आ, सी अ या डी अह। तो यदि आगत ध्वनियों की बात की जाए तो ऐसी ध्वनियाँ जो हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से उपस्थित नहीं थी, बल्कि जब विभिन्न भाषाओं के संयोग से कुछ ऐसी शब्दों का निर्माण करना पड़ा, हमें कुछ ऐसे शब्द बनाने पड़े जो नवीन थे और नए भाषा के लिए हमने हिंदी में प्रयोग किए थे। जैसे अंग्रेजी के कई वर्णों का प्रयोग, कई शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, फारसी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। इन शब्दों के उच्चारण में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी हिंदी में, क्योंकि ऐसे वर्ण नहीं थे जिनसे हम उन भाषाओं के भी उच्चारण को कर सकें। इसलिए हमने कुछ नए वर्णों को अपनी हिंदी भाषा में शामिल किया। उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि वो बाहर से आई हुई ध्वनियाँ हैं, इसलिए उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कह रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ओ। ठीक है, जिस प्रकार से हम डॉक्टर कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर जो मात्रा है वो लगाते हैं हम। यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है, चंद्र बिंदु बी ऑप्शन में है। जहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है, ये वाला जो है हम बाहर से लिए हैं, इसलिए हम इसे आगत ध्वनि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए फिर से यहाँ पर मैं ले लिया था। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी, 52। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं 20वां।
निम्न में से कौन सा पद द्वित व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रजा, बी है आज्ञा, सी है रक्षक और डी है मक्का। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, द्वित व्यंजन ऐसे व्यंजनों को कहते हैं जिनमें एक व्यंजन पहले जब आता है तो अपने अर्ध रूप में आता है और फिर अपने पूर्ण रूप में आता है, मतलब पहले स्वर के बिना आता है और फिर स्वर के साथ आता है। तो ऐसी ध्वनियों को हम द्वित ध्वनियाँ कहते हैं और ये दोनों ही वर्ण जो है आपस में समान होते हैं। जैसे यहाँ पर मक का, ठीक है, आधा का आया है फिर पूरा का आया है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? द्वित ध्वनियाँ कहलाएंगी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। ह, म, व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? आपको ये बताना है कि कौन से क्रम में है। ह का उच्चारण किस स्थान से होता है, ह का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है, व र का उच्चारण स्थान क्या है। आपको इस दृष्टि से इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यदि हम ह की बात करें तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है ये आपको जानना पड़ेगा। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है ओष्ठव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और कंठव्य। बी कह रहा है कंठव्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ और मूर्धन्य। सी ऑप्शन कहता है मूर्धन्य, कंठव्य, दंतोष्ठ और ओष्ठ। ऑप्शन डी कहता है दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठव्य और मूर्धन्य। ठीक है, तो यदि हम ह की बात करें तो यह ह जो है आपका कंठव्य ध्वनि है, क्योंकि इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। यदि हम एक ही ऑप्शन में देखें तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है आपका कि ऑप्शन बी जो है आपका सही है। आगे भी चर्चा कर लेते हैं। म जो है ओष्ठव्य ध्वनि है, इसका उच्चारण ओठ के द्वारा होता है, इसलिए इसे ओष्ठव्य कहते हैं। वहीं व की बात करें तो इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ की सहायता से होता है, इसलिए यह दंतोष्ठ कहलाती है। वहीं र की बात करें तो ये मूर्धन्य ध्वनि है, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, इसलिए यह क्या कहलाती है? मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? यदि हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो मैंने आपको बताया कि स्वर 11 होते हैं। यदि मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5, और आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, 4 जो है वो ध्वनियाँ हैं, मूल ध्वनियाँ, जिसे हम छोटा, छोटाई, छोटा ऊ और री के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो 7 है वो आपकी दीर्घ ध्वनियाँ हैं, जो हम अ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये जो 7 ध्वनियाँ हैं वो आपकी दीर्घ ध्वनियाँ कहलाती हैं, और ये जो 4 ध्वनियाँ हैं आपकी मूल ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार से ये 22वां का आंसर हो गया। 23वां बात करते हैं। हिंदी में पश्च स्वर हैं। मैंने आपको पश्च स्वर पहले भी बताया कि कौन कौन से स्वर पश्च स्वर होते हैं, पहला ही क्वेश्चन था हमारा, वहाँ पर मैंने आपको परिभाषा स्पष्ट कर दी थी। तो फिर से मैं आपको परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, बस ये गेस करिए कि आप पश्च स्वर क्या क्या होते हैं। ऑप्शन ए है ई ए, बी है ई अ और आ, सी है आ और ओ, वहीं डी है ऊ और ओ। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी जो ध्वनि है वो है पश्च ध्वनि। तो मैंने आपको बताया था पश्च ध्वनि ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है, वे पश्च ध्वनियाँ कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है यह भी मैंने आपको बताया है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और आपको ये सारी ध्वनियाँ पता हैं और अच्छे से याद है। यदि ऑप्शन की बात की जाए तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऊ, बड़ा ऊ और ओ। ये सभी जो है वो पश्च ध्वनियाँ कहलाती हैं। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ को हम पश्च ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको ये पहले भी बताया है उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या मूल स्वर। देखिए 2 बार संयुक्त स्वर लिखा गया है, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन वैसे भी मिल गया। आप ये क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसका 2 ऑप्शन एक ही जैसा है, लेकिन इसका आंसर जो है यदि देखा जाए तो वो संयुक्त स्वर कहलाएगा। ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, जो कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। यदि वे समान स्वरों के मेल से बन जाएं, एक समान स्वरों के मेल से बन जाएं, तो वे संधि स्वर कहलाते हैं, या फिर उसे हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर
या फिर संधि स्वर यदि आपको लिखा मिले कहीं पर, तो वो आप देख सकते हैं कि वो समान स्वरों के मेल से होगा। और वहीं पर यदि संयुक्त स्वर लिखा मिले तो वो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से होता है। ऐसे कौन कौन से स्वर हैं यदि आप ये जानना चाहते हैं, तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए ओ को रखा जाता है। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हम। पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन ए है नाक, बी है ओष्ठ, सी है तालु या डी है दांत। तो पंचम अक्षर जो है उन्हें हम नासिक के ध्वनियों के नाम से जानते हैं, और ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक से होता है वे सभी नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आज ये 25 क्वेश्चन थे जो आपके सामने हमने रखे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपको पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे जो कि इसी के टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आजकल पीएससी में ट्रेंड है। उस हिसाब से वो क्वेश्चन होगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।